आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत ओल्ड दिल्ली के एक छोटे से गैरेज में बैठे एक बड़े घर के लड़के के सपने से हुई। जी हाँ, ये कहानी है उस कंपनी की जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। एक टाइम था जब इंडिया में कार्स अपर क्लास के लोगों की विरासत हुआ करती थी और लोअर या मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर जन्म होता है मारुति ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी का, जिसने तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास के इस सपने को पूरा करने का जिम्मा लिया। और जैसे कोई भी सपना पूरा करना इतना आसान नहीं होता, वैसे ही इस कंपनी के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मारुति के इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल सफर के बारे में। मारुति की शुरुआत की कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मारुति का नाम ट्रेस करते हुए हम काफी पीछे जा सकते हैं। इनफैक्ट इसका ओरिजिन एक छोटी सी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होता है, जो भारत के तीसरे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने एस्टेब्लिश की थी। दरअसल 1970s के शुरू में भारत सरकार एक स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करना चाह रही थी। उस वक्त इंडिया में काफी सालों से कार बनाई जा रही थी, लेकिन वो कार्स बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते थे और एक अफोर्डेबल पीपल कार बनाने का आइडिया 1950s से ही चर्चा में था। संजय गांधी, जो अपने कार्स के पैशन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इंग्लैंड में रोल्स रॉयल्स कंपनी के साथ 3 साल तक अप्रेंटिसशिप की, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा। जब वो 1968 में वापस इंडिया आए तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल कार्स मैन्युफैक्चरिंग के पोटेंशियल को समझा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन ने भी इस कंसेप्ट को इंडोर्स किया। उसके बाद संजय गांधी ने अपना ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट शुरू किया और ओल्ड दिल्ली के रोशनारा बाग के पास एक रेंटेड गैरेज में कार बनाने की प्लानिंग शुरू की। सितंबर 1970 में सरकार ने संजय गांधी को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया, जिसमें उन्हें साल में 50,000 कार प्रोड्यूस करने की परमिशन मिली। अगस्त 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया और संजय गांधी इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। फिर उन्होंने गुड़गांव में 297 एकड़ जमीन खरीदी ताकि अपनी मारुति फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकें। शुरू में उनका प्लान था एक इंडिजिनस कार बनाने का, जिसकी प्राइस लगभग 8,000 होती, लेकिन धीरे धीरे कार का कॉस्ट बढ़कर लगभग 16,500 एक्स शोरूम और 21,000 ऑन रोड हो गई। इस प्राइस इंक्रीज के बावजूद मारुति कार अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में 5 से 10,000 सस्ती थी। पहला प्रोटोटाइप मारुति कार का 1971 में कंप्लीट हुआ और प्रोडक्शन अप्रैल 1973 तक स्टार्ट होने की उम्मीद थी, जैसा संजय गांधी ने प्रॉमिस किया था। इस फैक्ट्री में कार्स की चस्सीज और बॉडी बनाई जाती थी और शुरुआत में एक मोटरसाइकिल इंजन ही यूज किया जाता था कार को चलाने के लिए। लेकिन तभी संजय गांधी पे नेपोटिज्म के इल्जाम लगने लगे। इन एलिगेशन की वजह से मारुति की इस कार को अहमदनगर के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक फीजिबिलिटी टेस्ट के लिए भेजा गया। संजय गांधी का ये प्रोटोटाइप टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन फिर भी जुलाई 1974 में मारुति को 50,000 कार प्रोड्यूस करने का इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे दिया गया। संजय गांधी की इस फैक्ट्री का एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट इनिशियल टारगेट से काफी कम रहा। पहले उनका प्लान था 12 से 20 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करने का और फिर धीरे धीरे 200 यूनिट पर डे तक पहुंचने का। लेकिन 31 मार्च 1976 तक, यानी लगभग 2 साल बाद, सिर्फ 21 यूनिट ही बना पाई ये कंपनी। संजय गांधी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ने स्पेशली इमरजेंसी के दौरान प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। 1977 के इलेक्शन में उनकी मां इंदिरा गांधी हार गईं और इसके अगले साल ही यानी 1978 में कोर्ट के आर्डर से मारुति पे स्टे लगा दिया गया, जिससे प्रोजेक्ट का फ्यूचर अनसर्टन हो गया। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी तो तब इस कंपनी के लिए एक और उम्मीद की किरण नजर आने लगी। लेकिन तभी संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। इस तरह मारुति की मुश्किलात कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गईं और कंपनी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई। लेकिन इंदिरा गांधी अपने लेट बेटे के इस प्रोजेक्ट को इतनी आसानी के साथ खत्म होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने मारुति को दोबारा एक और लाइफलाइन देने के बारे में सोचा और इस कंपनी को दोबारा से बूस्ट अप देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया। संजय गांधी की मौत के बाद उनकी मां इंदिरा गांधी ने अरुण नेहरू को यह जिम्मेवारी दी कि वो मारुति प्रोजेक्ट को दोबारा से एलिवेट करे। संजय गांधी का सपना था एक अफोर्डेबल कार बनाने का और इंदिरा गांधी इस सपने को हर हालत में पूरा करना चाहती थी।
अरुण नेहरू ने भी इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को समझा, लेकिन उनका मानना था कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत है। इसलिए ऐसा कोई कार मैन्युफैक्चरर उस वक्त इंडिया में नहीं था, सो एक ग्लोबल पार्टनर ढूंढने की प्लानिंग शुरू हुई। अप्रैल 1982 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापानीज कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी के साथ बातचीत शुरू की। काफी बातचीत के बाद अक्टूबर 1982 में सुजुकी और मारुति उद्योग लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ। सुजुकी ने इनिशियली सिर्फ 26% स्टेक लिए, क्योंकि उनके पास उस वक्त कैपिटल लिमिटेड था और रिस्क ज्यादा लग रहा था। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि सुजुकी 40% तक स्टेक ले, लेकिन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि अगले 5 सालों में सुजुकी अपना स्टेक 40% तक बढ़ाएगी। इस एग्रीमेंट के तहत सुजुकी को मारुति उद्योग में एक कैंडिडेट नॉमिनेट करने का हक दिया गया। इस तरह सुजुकी को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मिली। सुजुकी ने अपना स्टेक 1992 तक 50% कर लिया और 2013 तक ये 56.21% तक पहुंच गया। शुरुआत में मारुति को कुछ सुजुकी व्हीकल्स इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई जो पहले से कम्प्लीटली असेंबल होते थे। टारगेट ये था कि सिर्फ 33% डोमेस्टिक कंपोनेंट यूज किए जाएं और बाकी सब जापान से इंपोर्ट किए जाएं। लेकिन ये डिसीजन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पसंद नहीं आया। वहीं मार्केट में डिमांड के एक्सपेक्टेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने पेट्रोल टैरिफ को चेंज करने और एक्साइज फी को कम करने की सोच विचार भी की ताकि सेल्स को बूस्ट किया जा सके। फिर आया वो दिन जो इंडियन कार मार्केट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक दिन था, 14 दिसंबर 1983। ये वो दिन था जिस दिन इंडिया की कार क्वीन मारुति 800 को लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च से इंडियन कार मार्केट में एक रेवोल्यूशन आया। ये कार कॉम्पैक्ट थी, अफोर्डेबल थी और फ्यूल एफिशिएंट भी। बस फिर क्या था, मारुति 800 ने इंडियन मिडिल क्लास के दिल जीत लिए। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं थी, बल्कि लोग इसे अपना फैमिली मेंबर समझने लगे थे। मारुति 800 का इनिशियल मॉडल SS30 और SS40 सुजुकी के जापान मॉडल सुजुकी फ्रंट पे बेस्ड थे। 1984 में मारुति वैन भी रिलीज हुई जो मारुति 800 के सेम 3 सिलेंडर इंजन से पावर्ड थी। गुड़गांव प्लांट के लिए मारुति का टारगेट था पहले साल में 20,000 कार्स और दूसरे साल में 40,000 कार प्रोड्यूस करना। लेकिन सिर्फ 2 सालों में मारुति 800 इतनी सक्सेसफुल हुई कि उसकी डिमांड कई गुना बढ़ गई। पहले साल में ही कंपनी को 1,20,000 बुकिंग मिली, जो सिर्फ मारुति के लिए ही नहीं बल्कि इसके पार्टनर सुजुकी के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। 1985 में सुजुकी SJ410 बेस्ड जिप्सी, जो 970 सीसी का 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड व्हीकल था, लॉन्च किया गया। 1986 में मारुति ने अपनी 100,000 कार, जो 796 सीसी की एक सुजुकी अल्टो थी, मैन्युफैक्चर की। ये सिर्फ 3 सालों में ये कंपनी अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी और 1987 में मारुति ने अपनी कार्स को वेस्टर्न मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू किया और पहला लॉट हंगरी में भेजा गया। इस ह्यूज डिमांड को देखते हुए 1988 तक गुड़गांव प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाकर 1 लाख कार पर एनम कर दी गई। इनिशियल सक्सेस के बाद मारुति के लिए एक और चैलेंज आता है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के टाइम भी कंपनी के लिए फंडिंग एक मेजर इशू था। गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी थी कि फॉरेन एक्सपेंशन सिर्फ फॉरेन लोन से ही पॉसिबल होगी। आखिरकार मारुति को जापान के एक बैंक से फंडिंग मिल गई, जिसे गुड़गांव प्लांट में एक नई प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश की गई। 1989 में मारुति ने अपना एक नया मॉडल मारुति 1000 लॉन्च की और 1991 तक मारुति के 65% से ज्यादा पार्ट्स इंडिया में बनने लगे थे। 1991 में इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के बाद सुजुकी ने अपने स्टेक 50% तक बढ़ा लिए, जिससे मारुति एक 50-50 जॉइंट वेंचर बन गया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी के बीच में एक इक्वल पार्टनरशिप हो गई थी और इस तरह अब मारुति सुजुकी बन गई थी और अब मारुति के साथ साथ सुजुकी का लोगो भी इनकी कार्स पे दिखाई देने लगा था। 1993 में जेन को लॉन्च किया गया। ये एक 993 सीसी इंजन हैचबैक थी और 1994 में 1298 सीसी स्टीम सेडान लॉन्च की गई। मारुति का 1 मिलियंथ व्हीकल 1994 में प्रोड्यूस किया गया। 1998 में रीडिजाइन मारुति 800 रिलीज हुई और जेन डी मारुति की पहली डीजल हैचबैक और एक रीडिजाइन ओमनी भी लॉन्च हुई। 1999 में 1.6 लीटर मारुति बलेनो और वैगनार को भी मार्केट में लाया गया।
2000 मारुति सुजुकी के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल साल है, क्योंकि इस साल उसने मारुति 800 के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली अल्टो कार को लॉन्च किया था। 2003 तक सुजुकी का स्टेक बढ़कर 54.2% हो गया था। इसी बढ़ते स्टेक की वजह से आपको अब मारुति के लोगो और बैजेस को सुजुकी के लोगो और बैजेस डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे 2003 में मारुति ने अपना 4 मिलियंथ व्हीकल प्रोड्यूस किया और इसी साल मारुति उद्योग लिमिटेड को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट किया गया और इसके इनिशियल पब्लिक इशू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए। इन लोगों ने कंपनी को पोटेंशियल को देखते हुए इसके शेयर बहुत तेजी के साथ खरीदे। 2012 में मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपना 10 मिलियंथ व्हीकल बेचा। 2014 में मारुति सुजुकी का इंडिया में मार्केट शेयर 45% से ज्यादा हो गया था, जो कि 2023 तक आते आते 46% हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मारुति सुजुकी की एक समराइज्ड कहानी, जो शुरू होती है एक छोटे से गैरेज से और बहुत जल्द ग्लोबल सक्सेस बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मारुति ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, बल्कि सपनों को पूरा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.